मेरा बेटा हमने अपना जो है वो जो थर्ड चैप्टर है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, ये हम पढ़ रहे हैं। और इसमें अब तक जो है वो हम देख चुके हैं कि राइटर क्या कहता है कि बच्चों के फेल होने की बड़ी वजूहात में से एक वजह है माँ बाप के गलत अज़ाइम। दूसरी वजह है कि कुछ बच्चे बड़े लायक होते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते। कहता है ऐसे बच्चों को ज़िंदगी में नाकाम होते हुए देखना बड़ा अफसोस होता है। उसके अलावा वो तीसरी वजह कहता है कि हेल्थ प्रॉब्लम, बच्चे बीमार होते हैं, सेहत का पता नहीं है, टीचर को अंदाज़ा नहीं होता, टीचर और जो कॉलेज डॉक्टर है उसके दरमियान कोई कॉपरेशन नहीं होती, बच्चे वो फोकस नहीं करते, वो भी जो है वो फिर फेल होने की बड़ी एक वजह बन जाते हैं। तो अब वो उसके बाद कहता है नाउ अ डेज व्हेन मोस्ट एम्बिशियस बॉयज़ वांट टू गो टू कॉलेज। और वो कहता है कि आजकल बड़े जो एम्बिशियस का मतलब है पुरअज़म, डिटरमेंट, बड़े ख्वाहिशमंद बच्चे जो हैं जो कॉलेज जाना चाहते हैं, द फाइनेंशियल प्रेशर इज़ अ वेरी सीरियस वन। तो उनके लिए जो माशी प्रेशर है, जो माशी दबाव है, जो पैसों का मसला है, जी प्रपोजिशन भी करते हैं, वो एक बहुत बड़ा मसला उनके सामने खड़ा हो जाता है। अ फ्यू पेरेंट्स टेक द पोजीशन दैट द बॉय शुड अर्न हिज वे थ्रू कॉलेज फॉर द गुड ऑफ हिज सोल। कुछ माँ बाप वो ये समझते हैं कि उनके बच्चे को खुद सारे अपने अखराजात जो हैं उठाने चाहिए, कॉलेज के जो अखराजात हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नोबडी ऑट टू बी कंपेल्ड टू अर्न हिज एंटायर वे थ्रू कॉलेज। कंपेल का मतलब होता है फोर्स, मजबूर। वो कहता है दर हकीकत किसी बच्चे को जो है, जी मुझे पता है प्रपोजिशन अभी करते हैं, किसी भी बच्चे को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए कि वो अपने पूरे कॉलेज के अखराजात खुद उठाए। इफ़ इट कैन इन एनी वे बी अवॉइडेड, अगर ये किसी भी लिहाज से इससे बचा जा सकता है। अहमद कह रहे हैं कि पहले कोर्स बताएं। आज बेटा मैंने एसेज अपलोड कर दिए। मैंने आपको कहा था कि कोटेशंस आपने लिखनी है, मोस्ट वेलकम ज़रूर लिखें। आपके पास अगर वो अवेलेबल हैं तो आप ज़बरदस्त है उसके अंदर ऐड करें। दूसरी चीज़ मैंने कहा था कि चले जो मेरे पास कोटेशन होगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। कल अरूज ने कैंपस की वॉल के ऊपर शेयर कर दी हैं, मेरा बेटा उसको देख लो, ठीक है, और उसको वहाँ से मेरा डाउनलोड करके उनको आप अपने एसेस के अंदर पुट इन कर लें। मुझे अगर जब वो कोटेशन मिलेंगी तो मैं दोबारा कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये आप कह रहे कि जी पहले ये करवाएं पहले ये करवाएं, तो इस तरह 70 बच्चे हैं, हर किसी की अपनी अपनी डिमांड्स हैं, तो थोड़ा मेरा बेटा ख्याल किया करो। ये सिलेबस किसने कवर करना है? सिलेबस कवर करना ज़रूरी है कि कोटेशंस बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो ज़रा मेरा बेटा सोच के देखो कि किस चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, क्या हमने काम करना है। कोटेशंस पड़ी हुई हैं वॉल के ऊपर, वहाँ से डाउनलोड कर लो। दूसरा प्रेपोजिशन, जी हाँ डेफिनेटली प्रेपोजिशन मैं आपको आज कुछ करवाऊंगा और मंथली सिलेबस इस लेक्चर के एंड पे मैं आपको बताऊंगा। शुरू में बताता तो उस वक्त बच्चे नहीं थे, एंड पर सारे बच्चे मौजूद होंगे जितने भी हमारे पास एनरोल्ड हैं, तो सबको एक ही दफ़ा पता चल जाएगा कि हमारे इस मंथली टेस्ट का सिलेबस क्या है और कितने मार्क्स का होगा। चलें अपने मेरा बेटा किताबें खोलें और इस लेक्चर को गौर से सुने। नो बॉय ऑट टू बी कंपेल्ड to earn his entire way through college if it can in any way be avoided। वो कहता है अगर किसी भी लिहाज से बचा जा सकता है तो किसी भी बच्चे को मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो अपने सारे कॉलेज के अखराजात उठाए। Not only does he get a mighty poor living, तो अगर वो पढ़ाई के साथ साथ मेहनत मजदूरी करेगा तो इस तरह ना वो नाकिस रोज़ी कमाएगा बाय द प्रोसेस इस अमल में, बट अ माइटी पुअर एजुकेशन एज वेल, बल्कि तालीम भी अच्छे तरीके से वो हासिल नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ज़ाहिर है देखें ना, एक बच्चा उसे कहे जाओ भी कॉलेज भी जाओ 6 घंटे और आके तुम 8 घंटे नौकरी भी करो, तो फिर वो ना पढ़ाई कर सकता है ना वो सही तरह से नौकरी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है जी इफ़ द बॉय ऑट टू गो टू कॉलेज एट ऑल, अगर किसी बच्चे को कॉलेज जाना ही है, ही ऑट टू बी ट्रस्टेड टू मेक गुड यूज़ ऑफ रीजनेबल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो उस पर भरोसा किया जाना चाहिए कि वो अपने अखराजात के लिए वालदैन की तरफ से दी जाने वाली जो माकूल इमदाद है उससे वो खुद फ़ायदा उठाए। एनी पेरेंट ओज दिस मच टू हिज सन। ओ का मतलब है बी इन डेट, बी इंटेडेड, ओ बी इन डेट। कम से कम हर माँ बाप जो है उसका इतना तो फर्ज बनता है कि अब चूंकि अभी बच्चा छोटा है वो इतनी मेहनत मजदूरी कैसे करेगा, तो
तो माँ बाप ने उसको पैदा किया है, उसको बड़ा किया है, तो अब ये उनके ऊपर फर्ज है कि कम से कम उनको तालीम तो दिलवाए ना। तो एनी पेरेंट ओज दिस मच टू हिज सन। तो हर कोई जो वालिद है वो कम से कम उसका ये फ़र्ज़ तो बनता है कि वो अपने बच्चे के लिए ये अखराजात उठाए। द बॉय डिड नॉट आस्क हिज पेरेंट्स टू ब्रिंग हिम इन टू द वर्ल्ड। बच्चे ने तो नहीं कहा था मुझे दुनिया पर ले आओ। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज बींग हेयर। माँ बाप जिम्मेदार हैं उस बच्चे के इस दुनिया पर आने के। एंड कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट ऑफ, नतीजतन, एज ए रिजल्ट ऑफ, एंड कॉन्सिक्वेंटली, और नतीजतन, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिहाजा उनकी ये जिम्मेदारी है, फॉर गिविंग हिम द बेस्ट इक्विपमेंट, उसे वो बेहतरीन साजो सामान मुहैया करें। यहां पर इक्विपमेंट का मतलब है हेल्प, असिस्टेंस। तो ये माँ बाप का फर्ज है कि वो अपने बच्चे को इतना ज़बरदस्त तैयार कर दें कि वो दुनिया के मसाइल का हल कर सके, पॉसिबल टू मीट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, ताकि वो दुनिया के मसाइल का हल कर ले। अगला है नेवरदलेस, ताहम। हाउएवर, नेवरदलेस का मतलब होता है हाउएवर, ताहम। मैनी बॉयज आर कास्ट एंटायरली ऑन देयर ओन रिसोर्सेज फॉर देयर कॉलेज एक्सपेंसेस। ताहम इसके बावजूद बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको अपने कॉलेज के सारे अखराजात उठाने के लिए छोड़ दिया जाता है। कास्ट का मतलब है लीव, ठीक है। एंटायरली का मतलब आपको पता ही है, एंटायरली का मतलब है कंप्लीटली। उसके बाद है हमारे पास रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब होता है मीन्स, ठीक है। एसेट्स, किसी भी बच्चे को जो है वो मुकम्मल तौर पर अकेला नहीं छोड़ देना चाहिए कि वो अपने सारे अखराजात उठाए। एंड इट इज़ ऑलवेज टू द डेट्रीमेंट ऑफ देयर हेल्थ। और इस तरह वो कहता है कि बच्चे की जो सेहत है वो भी ज़्यादा बिगड़ जाती है, उस बच्चे की सेहत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। डेट्रीमेंट का मतलब होता है डैमेजिंग। और ये बच्चे की सेहत के लिए भी नुकसानदेह होता है। और द वैल्यू ऑफ दर एजुकेशन, और बच्चे जो है वो अच्छी तरह से तालीम की जो कदर व कीमत है उसको भी नहीं पहचान पाते। और बहुत एनी बॉय कैन अर्न अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंसेस विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ, एंड इन माई एक्सपीरियंस मैनी बॉयज आर विलिंग टू अर्न मोर देन देयर शेयर इन ऑर्डर टू सेव द बर्डन ऑफ देयर पेरेंट्स। वो कहता है कि बच्चों को क्या किया जा सकता है कि कॉलेज के अखराजात का कुछ हिस्सा उसका बोझ बच्चों पे डाल दे ताकि वो बोझ उसको उठाने के काबिल हो जाएं, उसको उठा सकें। और राइटर कहता है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बड़ी रज़ामंदी से ये बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने माँ बाप का बोझ जो है कम करने के लिए। बट टू सी बॉयज बाय डजन टेक जॉब्स लास्टिंग फ्रॉम 6 o'clock, लेकिन वो कहता है कि बड़ी तादाद के अंदर बच्चों को ये देखना कि वो ऐसी नौकरियां कर रहे हैं जो 6-6 घंटे तक चलती हैं, इन द इवनिंग, शाम के वक्त, टिल 2, जो रात 2 बजे तक चलती हैं, सॉरी इन द मॉर्निंग, जाहिर है वो रात के 2 बजे या सुबह के 2 बजे, 6 days इन अ वीक, और हर हफ्ते में 6 दिन वो ये काम करते हैं। टू सी बॉयज अंडर गोइंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, और बच्चों को ये देखना कि वो पैसे की खातिर अपना खून बेच रहे हैं, टू गेट मनी फॉर देयर फूड एंड बुक्स, ताकि वो अपनी किताबें और अपने लिए खुराक हासिल करें, इज़ ए हार्ट रेंडिंग स्पेक्टिकल। ये मंजर जो है बड़ा ही दिल खराश है। हार्ट रेंडिंग का मतलब है दिल खराश, बोझल। इसे कहते हैं पैथेटिक, मिजरेबल, ट्रेजिक, एगोनाइजिंग। स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल का मतलब होता है सीन, मंजर। वो कहता है कि बच्चों को देखना कि वो 6-6 घंटे शाम को नौकरी करते हैं, जो रात 2 बजे तक नौकरी चलती है, और हफ्ते में 6 दिन करते हैं, और बच्चे जो हैं वो खुराक और किताबों के लिए खून तक बेच रहे होते हैं। ऐसा मंजर देखना बड़ा ही एक अलमिया है हमारे लिए।
Many of our boys of finest character and excellent ability are doing just this kind of thing. और वो कहता है बहुत ही लाइक बच्चे, काबिल बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं. And inevitably it is an important reason for apparent failure. और लाजमी तौर पर ये एक बड़ी वाज़ेह वजह है उनकी नाकामी की. Most colleges do all they can with scholarship funds to alleviate का मतलब होता है ease, कम करना, lessen LESSEN या फिर ईज, कम करना. बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं ये अपनी स्कॉलरशिप फंड्स की वजह से इस तरह के बच्चों की तादाद को कम करने की कोशिश करते हैं ऐसी सूरत हाल को. बट इवन व्हेन एवरीथिंग पॉसिबल इज डन, लेकिन इसके बावजूद भी जब हर मुमकिन काम कर लिया जाता है, एवरी डीन हु नोज हिज स्टूडेंट्स, तो हर कॉलेज का सरबराह जो अपने बच्चों को जानता है, कैन रिकॉल, वो अक्सर याद कर सकता है, मैनी केसेस ऑफ बॉयज़, अक्सर ऐसे बच्चे हु हैव बीन ओब्लाइज टू ड्रॉप आउट, जिनको मजबूरन जो है वो कॉलेज छोड़ना पड़ा फॉर द लैक ऑफ अ लिटिल मनी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे टू सी देम थ्रू, कि वो जो है वो पैसों की वजह से कॉलेज के अंदर जो है वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें. There are always a goodly number of undergraduates whose heads are turned. अब वो आगे एक और किस्म बता रहा है, वो कहता है हमेशा एक बड़ी तादाद होती है ऐसे बच्चों की whose heads are turned and whose judgment is perverted, जिनके जो सर हैं, या हमेशा ऐसी तादाद होती है बच्चों की जो बड़े मगरूर होते हैं, जिनको अपने ऊपर बड़ा गरूर होता है. हेड्स आर टर्न का मतलब गरूर होना, जो अपने ऊपर बड़ा तकब्बर करते हैं. एंड हुज जजमेंट इज परवर्टेड, और जिनकी अकल बिल्कुल बिगड़ी हुई है. जजमेंट का मतलब यहां पर है व्यूज, थॉट्स, ख्यालात. परवर्ट का मतलब उल्ट होना, गलत होना. डिस्टॉर्टेड, वो कहता है कि बहुत सारे बच्चों की एक ऐसी तादाद है, एक बड़ी तादाद, जो बड़े तकब्बुर में होते हैं, जो बड़े मगरूर होते हैं, और उनकी सोच भी हमेशा बिगड़ी होती है बाय द अट्रैक्टिवनेस ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स, और जो बिगड़ जाती है कॉलेज में आकर वर्जिशी खेलों की दिलकशी, जो वर्जिशी खेले हैं उनका सहर देखकर, एंड लिटरेरी एक्टिविटी या अदबी सरगर्मियों को देखकर. इसका मतलब क्या है कि कॉलेज के अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कॉलेज में पढ़ाई की बजाय खेल कूद में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं. वो समझते हैं कि शायद वो इस खेल कूद करके ज़िंदगी में आगे निकल जाएंगे. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर कोई वसीम अकरम और शुएब अख्तर बन जाए, समझ आ रही है. लेकिन हर कोई अपने आप को यही समझता है कि मैं शायद अफरीदी हूँ, लेकिन ये टैलेंट हर किसी के अंदर नहीं है. तो वो कहता है कि बच्चों की एक बड़ी तादाद जो है वो कॉलेज के अंदर आके पढ़ाई की बजाय खेल कूद के अंदर जो दिलकशी है, जो अट्रैक्टिवनेस है, उसके अंदर जो है वो पड़ जाती है. उनकी सोच जो है उसकी वजह से बिगड़ जाती है. तो लिहाजा ऐसे बच्चे भी जो हैं वो फिर नाकाम हो जाते हैं. मैं अट्रैक्टिवनेस का मीनिंग आपको चले यहाँ पर लिख देता हूँ. अट्रैक्टिवनेस का मतलब होता है चार्म, दिलकशी. जिनको ये खेल कूद बड़ी अच्छी लगती है कि वाह क्या बात है. जैसे मैं जब छोटा होता था, बहुत छोटा, तो उस वक्त इमरान खान जो है वो कहीं किसी कमर्शियल में आता था, मुझे नहीं पता था कि वो इमरान खान है, और वो ऐसे ही बॉलिंग कराता, बड़ा पसीना आता, और उसके बाद जो है उसे वो पेप्सी मिलती थी, वो पेप्सी पी जाता था. तो मैं कहता था बड़ा होकर मैं भी जो है वो, मुझे लगता था शायद ये वसीम अकरम है. मैं कहता था मैं बड़ा होकर वसीम अकरम बनूंगा. तो वो कहते थे क्यों बनोगे? मैं कहता था मुफ्त में पेप्सियाँ पियेंगे, कि ये देखे एक बॉल कराई साथ ही पेप्सी मिल गई. तो बड़े होते हुए समझ आती है कि हर कोई नहीं बन सकता. तो ये चीज़ है, ये दिलकशी जो है इसके अंदर हमें बड़ी नज़र आती है कि वाह बड़ा पैसा है, देखो टूर हैं, जहाज़ों के अंदर सफ़र है, क्या लग्जरी लाइफ है. लेकिन हर किसी को ये मिल नहीं सकती है. कई बच्चे अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो इसके अंदर तबाह कर देते हैं. तो ये वो कह रहा है कि देयर आर ऑलवेज अ गुडली नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स. बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अभी, जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की, जिन्होंने अपनी तालीम हासिल नहीं की, हुज हेड्स आर टर्न्ड, जिनके सर में खन्नास भरा हुआ है, एंड हुज जजमेंट इज परवर्टेड, और जिनकी अकल पर, परवर्टेड बाय द अट्रैक्टिवनेस ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटी, और जिनकी अकल पर वर्जिशी खेलों और नाम नेहाद अदबी सरगर्मी के सहर से पत्थर पड़ जाते हैं.
ऑल ऑफ दीज फीचर्स ऑफ कॉलेज लाइफ हैव देयर प्लेस। वो कहते हैं हाँ, कॉलेज की ज़िंदगी के अंदर इन तमाम पहलुओं का एक हिस्सा होता है कि ज़रा कॉलेज के अंदर खेल कूद भी करनी चाहिए, एंड शुड रिसीव द सपोर्ट ऑफ दो स्टूडेंट्स, और इन पहलुओं को हमेशा मदद हमायत हासिल होनी चाहिए उन बच्चों की हु आर इंटरेस्टेड इन दैम, जो खेल कूद के अंदर दिलचस्पी लेते हैं। इन माई एक्सपीरियंस द अवेकनिंग ऑफ अ क्लियर जजमेंट, वो कहता है मेरा तजर्बा ये है कि वाज़े शऊर का इदराक, वाज़े शऊर की बेदारी जो है वो एज टू व्हाट द कॉलेज इज़ फॉर, वो शऊर के कॉलेज का असल मकसद क्या है, इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट। इस बात को समझना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एज इज़ ऑफ्टन सपोज, जितना के लोग फ़र्ज़ करते हैं कि समझ नहीं आती कॉलेज में। वो कहता है कॉलेज का बड़ा सिंपल वाज़े मकसद है, और वो क्या है, पढ़ाई करना। कि अगर आप कॉलेज में आते हैं तो आपका एक ही मकसद है, पढ़ना। यहाँ पे आपका ये मकसद नहीं है कि आपने यहाँ पर आकर क्रिकेट खेलनी है, हॉकी खेलनी है, फुटबॉल खेलनी है, यहाँ पर आपने आके तकरीरें करनी है। ठीक है, करें, लेकिन असल मकसद क्या है, पढ़ाई। इफ़ अ बॉय इज टू मच इंटरेस्टेड इन दीज साइड शोज का मतलब है इररिलेटेड, जो इररेलेवेंट एक्टिविटीज़ हैं। अगर वो बच्चा जो है वो इस तरह की सानवी खेल तमाशों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, ही ought टू गेट आउट ऑफ द मेन टेंट, तो उसे चाहिए कि वो कॉलेज से निकल जाए एंड बिकम प्रोफेशनल, और पेशावर खिलाड़ी बने। अगर उसे क्रिकेट के अंदर, हॉकी के अंदर बड़ी दिलचस्पी है तो वो कॉलेज में अपना टाइम ज़ाया ना करे, जाए वो जो क्लब्स बने हुए हैं जहाँ पर ट्रेनिंग होती है वहाँ पर जाए और अपने टैलेंट को निखारे। बट मोस्ट ऑफ देम रियली आर नॉट, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इस काबिल नहीं होते हैं। एंड इफ रीजनड विद बाय अ फ्रेंड who knows youth and understands the importance of the college opportunity, और वो कहता है कि लेकिन अगर किसी ऐसे दोस्त के साथ बहस व मुबाहिसा किया जाए जो नौजवान बच्चों को समझता है और कॉलेज की क्या अहमियत है, कॉलेज जो आपको मौका फराहम करता है उसकी अहमियत को समझता है, they will not allow themselves to be swept off their feet by athletics, तो वो बच्चे कभी भी खेल कूद के अंदर अपना वक्त जो है वो ज़ाया नहीं करेंगे। I do not think that this sort of thing is a serious reason for failure, वो कहता है मुझे नहीं लगता कि ये वजह को बहुत ही संजीदा है नाकामी की तरफ ले जाने की, क्योंकि इसको बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। As some of the critics of our colleges who see things from the outside and at a long range, वो बहुत सारे वो कहता है कि कॉलेज के अंदर और कॉलेज से बाहर लोग समझते हैं कि शायद खेल कूद के अंदर ज़्यादा दिलचस्पी लेने से बच्चे फेल हो जाते हैं। कहता है हाँ फेल होते हैं, लेकिन ये कोई बहुत संजीदा वजह नहीं है, ये बड़ी आसानी से इसको हल किया जा सकता है। बेटा इसकी ट्रांसलेशन नहीं आनी, ये मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको चैप्टर्स का आइडिया हो कि चैप्टर के अंदर लिखा क्या हुआ है। चैप्टर में से आपको सिनोनिम्स आने हैं, क्वेश्चन आंसर्स आने हैं, दो ही चीज़ें आनी, क्वेश्चन आंसर्स और सिनोनिम्स, जो मैं आपको साथ साथ लिखवाता हूँ, लेकिन ये पढ़नी चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, बस आज हम यहाँ पर इसको एंड करेंगे, कल जो है इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आज अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन पूछ लें। और एक बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा जी, बेटा जो आपका मंथली टेस्ट अब स्टार्ट हो रहा है उसमें जो आपका सिलेबस है वो आपके पहले 2 चैप्टर्स हैं, उसमें से आपने उसके क्वेश्चन आंसर्स और सिनोनिम्स प्रिपेयर करने हैं, और साथ में आपका पहला ऐसे है माय हीरो इन हिस्ट्री। बस आपका ये सिलेबस है पहले टेस्ट का। जो अब आपका इंशाल्लाह अगले महीने टेस्ट होगा उसके एसेस भी इंक्लूडेड होंगे डेफिनेटली, और उसके साथ उसके अंदर प्रेपोजिशन, वर्ब करेक्शन, ये चीज़ें भी उसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड होंगी। लेकिन जो आपका पहला टेस्ट है उसके अंदर सिर्फ पहले 2 चैप्टर्स हैं और एक ऐसे है माय हीरो इन हिस्ट्री। ये आपका सिलेबस है। मैं कर दूँ, हाँ जी। प्रेपोजिशन जो है अब इंशाल्लाह कल करेंगे, आज हमारा टाइम खत्म हो गया है। अब आपका टेस्ट स्टार्ट होने लगा है, अपना टेस्ट करें मेरा बेटा। कल ऐसा करेंगे ना कि कल इस चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट करेंगे, इसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बल्कि ये चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम प्रेपोजिशन की तरफ चले जाएंगे।
कशफ बिल्कुल सही कह रही है कि ये चैप्टर बेसिकली फर्स्ट ईयर में होना चाहिए था, ताकि बच्चों को अकल आ जाए। वाकई ही ऐसी रीजंस हैं, डेफिनेटली मैं भी बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ कॉलेज में, चूँकि मैं पढ़ाता भी हूँ तो मुझे पता है। और गवर्नमेंट कॉलेज में मोस्टली जो है वो बड़ी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से बच्चे आते हैं। तो आप यकीन करें, जब उनकी कहानियाँ हम सुनते हैं, हर बच्चे की कहानी सुन के इतना एकदम से दुख होता है और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके लिए आसानियाँ फरमाए। उनके पेरेंट्स पता नहीं कितनी तकलीफ़ में होते हैं, कितनी मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे होते हैं, और बस वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी तरीके से पढ़ जाए। और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि कई दफ़ा बच्चों के पास जो है वो 200-300 रुपये भी नहीं होते किताब परचेज़ करने की, तो उनको हमारे पास जो सैम्पल बुक्स होती हैं वो हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं कि चलो बच्चे पढ़ते रहें। और उनसे पूछते हैं, वाकई वो जॉब्स भी कर रहे होते हैं। कई ऐसे बच्चे मैंने देखा है कि जो जॉब्स कर रहे हैं या बाप के साथ जाकर दुकान पे बैठते हैं, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो हालात वाकई ही बड़े टफ़ हैं। तो बच्चों को जो है ये समझना चाहिए कि उनके माँ बाप उनके लिए कितनी कुर्बानियाँ देते हैं। तो ये उन पर फ़र्ज़ है कि वो मेहनत करें। चलें, मैं अपना लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। लेक्चर के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दें।